Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, The Wolves of Cernogrids from class 7, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Wolves मीन्स होता है भेड़िए और सैनोग्रिड्स एक फैमिली से बिलोंग करता हुआ नाम है जो कि ये स्टोरी है उनके इर्द गिर्द घूमती है। इस स्टोरी को साकी ने लिखा हुआ है। साकी वॉज द पेन नेम ऑफ ब्रिटिश ऑथर हेक्टर ह्यूज मुनरो, यानी कि साकी एक उपनाम है एक ब्रिटिश लेखक हेक्टर ह्यूज मुनरो का। हुज शॉर्ट स्टोरी रिमेन वेरी पॉपुलर टू दिस डे फॉर देयर विट एंड शार्प कमेंट्स ऑन सोसाइटी। और उनकी कहानियाँ आज भी फेमस हैं क्योंकि उनकी जो हास्यपूर्ण और तीखी टिप्पणियों से भरी हुई शैली है लिखने की, वो आज भी बहुत फेमस है। द लंबर रूम एंड द ओपन विंडो आर सम ऑफ हिज अदर फेमस स्टोरी। और द लंबर रूम और ओपन विंडो उनकी कुछ और भी फेमस कहानियाँ हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट दिस पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखो। इमेजिन यू आर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट अ कैस्टल विथ वुल्व्स हाउलिंग आउटसाइड। आप कल्पना करो कि आप एक कहानी पढ़ रहे हो, एक ऐसे महल के बारे में, एक महल की कहानी पढ़ रहे हो जिसके बाहर कुछ भेड़िए चिल्ला रहे हैं, हाउलिंग कर रहे हैं। से वॉट द स्टोरी विल बी लाइक, अब बताओ कि वो कहानी कैसी होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी महल के बाहर अंधेरा है, अभी जो पिक्चर को देख के, और भेड़िए वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, हाउलिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो सुपर नेचुरल कहानी हो सकती है, कोई मिथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी कैसे है, स्टार्ट करते हैं। आर देयर एनी ओल्ड लीजेंड्स अटैच टू द कैस्टल, आस्क्ड कॉनरेड ऑफ हिज सिस्टर। तो जो कॉनरेड हैं वो अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या इस कैस्टल से, इस महल से संबंधित कोई किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। कॉनरेड वॉज अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट, अब जो कॉनरेड है वो कि बहुत ही समृद्ध व्यापारी था। बट ही वॉज द वन पोलिटिकली डिसपोजिशंस्ड मेंबर ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली, लेकिन वह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जिसके सारे मेंबर बहुत ही व्यावहारिक थे और ये अकेला इकलौता एक काव्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। द बोरनेस ग्रूबेल स्ट्रक्ड हर शोल्डर, यानी कि जो उसकी बहन है उसका नाम है बैरोनेस ग्रूबेल, उसने अपने कंधों को उचकाया। देयर आर ऑलवेज लीजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस, अब वो कहती कि अक्सर इन ऐसी पुरानी जगहों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ फेमस होती हैं। इन दिस केस देयर इज अ स्टोरी दैट व्हेन एनी वन डाइज इन द कैस्टल, ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीस्ट इन द फॉरेस्ट हाउल द नाइट लॉन्ग। तो कहता है कि इस महल के बारे में, इस केस के बारे में एक कहानी ये है कि अगर इस महल के लोग अगर मरते हैं, मतलब कोई भी मेंबर इसमें मरता है, तो इस गांव के और आसपास के जंगल के जितने भी जंगली जानवर हैं, भेड़िए हैं या डॉग्स कुत्ते हैं, वो पूरी रात हाउल करते हैं, चिल्लाते हैं। इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू, मतलब कि ये सुनने में सुखद नहीं हो सकता है। वुड इट, क्या हो सकता है ऐसा, मतलब अपने भाई से पूछती है कि क्या, मतलब इस तरीके की आवाज़ सुनना क्या अच्छा हो सकता है। इट वुड बी वायर्ड एंड रोमांटिक सेट द मर्चेंट, लेकिन अब वो व्यापारी उसको सुन के कहता है कि इट वुड बी वायर्ड एंड, मतलब कि ये थोड़ा अजीब भी है और थोड़ा रोमांचक भी है। एनी हाउ इट इज़ नॉट ट्रू सेट द बैरोनेस, अब बैरोनेस कहती है ये लेकिन ये सत्य नहीं है। सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव हैड प्रूव दैट नथिंग ऑफ द शॉर्ट हैपन्स, वो कहती कि जब से हमने इस महल को ख़रीदा है, ये सिद्ध होता है कि इसमें ऐसी कुछ भी घटनाएं नहीं हुई हैं या इस तरह की कोई कहानी नहीं हुई है। When the old mother in law died last spring time, we all listen, वो बताती है कि जब मेरी जो सासू माँ हैं, मतलब मदर इन लॉ, पिछले बसंत के मौसम में वो जब एक्सपायर हुई थी, डेड हुई थी, वी ऑल लिसन, हमने सबने सुना था। बट देयर वॉज नो हॉल, मतलब हम लोग ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में किसी इस कैस्टल में मरने के बाद किसी के जो भेड़िए और डॉग के हाउलिंग की आवाज़ आती है कि नहीं। तो बताती कि बट देयर वॉज नो हाउलिंग, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़, हाउलिंग की आवाज़ नहीं आई। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, मतलब वो कहती है सिर्फ एक कहानी है। दैट लेंड्स डिग्निटी टू द पैलेस विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग, अब वो कहती है कि इस वजह से, मतलब ये कहानी इसलिए बनाई गई है और ये जो कहानी है इस महल को, एक मतलब इस जगह को बहुत ज़्यादा फेमस करती है बिना खर्चे के। द स्टोरी इज, मतलब कि उसको पॉपुलर करती है। द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट्स एन अमाली,
अब यहाँ पे एक अमाली कैरेक्टर है, वो कहती है कि द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड इट, मतलब कि जिस तरीके से आप कहानी बता रही हैं ऐसी कहानी ये नहीं है। द ग्रे ओल्ड गवर्नेस, अब यहाँ पे जो ओल्ड गवर्नेस, उनके यहाँ काम करने वाली जो गवर्नेस थी बूढ़ी और जिसके बाल ग्रे कलर के थे, एवरी वन टर्न एंड लुक, मतलब उसकी तरफ सब लोग मुड़े और उसको देखा, एट हर इन एस्टोनिशमेंट, जब जैसे वो कहते कि जो आप बता रहे हो कहानी सही नहीं है, तो सब लोग उसकी तरफ मुड़ जाते हैं आश्चर्य में और उसकी तरफ देखने लगते हैं। शी वॉज यूज टू सिटिंग साइलेंट एंड प्रिम एंड फेडेड इन हर प्लेस एट टेबल। प्रिम मीन्स होता है वेरी करेक्ट एंड प्रॉपर इन बिहेवियर, मतलब कि बहुत ही मैनर्ड गवर्नेंस है। शी वॉज यूज टू सिटिंग साइलेंट, मतलब वो चुपचाप बैठी रहती है एकदम मैनर्ड वे में और एकदम शांत, इन हर प्लेस एट अ टेबल, मतलब जिस जगह पे वो बैठती है वो शांत एकदम वहाँ बैठी रहती है। नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर, मतलब वो कभी भी नहीं बोलती जब तक कि उससे कोई बात ना करे। एंड देयर वर फ्यू हु डिड, और बहुत कम ही लोग हैं जो उससे ऐसा करते हैं, यानी कि कम ही लोग हैं जो उससे बात करते हैं। टुडे हाउएवर, लेकिन जो आज था, हाउएवर शी कंटिन्यू टू, लेकिन वो लगातार बात करती रही, रैपिडली तेजी से, एंड नर्वसली घबराकर, मतलब घबराकर तेजी से, मतलब बहुत स्पीड में बहुत तेजी से बात करती रही। लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पर्टिकुलर, और सामने इस तरीके से सीधा देखते हुए कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं कर रही है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट वेन एनी वन डाइज इन द कैस्टल दैट द हाउलिंग इज हर्ड, अब वो बताती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इस महल में मरे तो हाउलिंग की आवाज़ आती है, मतलब हाउलिंग सुना जा सकता है। इट वॉज वेन वन ऑफ द सेर्नोग्रेट्स फैमिली डाइड हियर दैट द वुल्व्स केम from far and near and howled at the edge of the forest just before the death hour। अब वो बताती है कि it was when, मतलब ये तब होता है जब सेर्नोग्रेट्स फैमिली का कोई मेंबर, मतलब कि कोई सेर्नोग्रेट्स फैमिली से बिलोंग करता हुआ मेंबर, हियर दैट वुल्व, मतलब जब वो डाइड होता है, जब वो मरता है, तब भेड़िए दूर दूर से आते हैं और आसपास के और दूर दूर के, मतलब कि आसपास से और दूर दूर से जो भेड़िए हैं वो आते हैं, एंड हाउल, और वो तब हाउल करते हैं, एंड द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द डेथ, मतलब कि पूरे जंगल के किनारे, वो आज जंगल किनारे से आ जाते हैं और पूरे मरने के पहले घंटों तक, मतलब पहले तक वो हाउल करते हैं। एंड द डॉग्स ऑफ द कैस्टल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड वुड बे एंड हाउल इन फियर एंड एंगर ऑफ द वुल्व्स कोरस, और जो आसपास के ऑल द डॉग्स, मतलब जितने भी कुत्ते हैं, जिस महल के कुत्ते हैं, जो गांव के कुत्ते हैं, ऑल द फार्म्स किसानों के जो कुत्ते हैं, राउंड वुड बे, मतलब कि आसपास के जितने भी कुत्ते हैं, वुड बे, मतलब कि वो बे मीन्स होता है मेक अ लॉन्ग एंड डीप क्राई, मतलब रोना या डीप क्राई जिसको कहते हैं, तो वो भी हाउल करते हैं, वो भी क्राई करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। एंड हाउल इन फियर, मतलब कि वो हाउल करते हैं, भौंकते हैं डर के मारे या गुस्से की वजह से, क्योंकि वो जब भी वुल्फ का, यानी कि जब एक साथ भेड़िए एक कोरस में एक साथ हाउलिंग करते हैं, तो ये जो आसपास के कुत्ते उनको सुनकर नाराज होकर भी और थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं, उसकी वजह से भी वो हाउल करना शुरू कर देते हैं। एंड एज द सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी, अ ट्री वुड क्रैश डाउन इन द पार्क, और एंड एज द सोल ऑफ द, और जैसे ही उस डाइंग सॉन्ग, यानी कि मरने वाले व्यक्ति जब अपनी बॉडी को, उसका जो सोल है, उसकी आत्मा उसकी बॉडी को छोड़ती है, यानी कि जब वो मरता है, अ ट्री, एक पेड़, वुड क्रैश डाउन इन द पार्क, एक पेड़ टूटकर पार्क में गिर जाता है, यानी कि जब वो व्यक्ति मरता है तो दूर दूर से भेड़िए आते हैं, वो कोरस में हाउलिंग करते हैं, इससे नाराज होकर और गुस्से से आसपास के कुत्ते भी हाउलिंग करना शुरू करते हैं, और एक जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर जाती है तो तुरंत उस पार्क में उसके आसपास जगह पे एक कोई पेड़ टूटकर गिर जाता है। बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हियर, लेकिन कोई अजनबी अगर यहाँ मर रहा है, ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हाउल, मतलब कि अवश्य ही कोई यहाँ पे जो भेड़िए हैं वो हाउल नहीं करेंगे, एंड नो ट्री वुड फॉल, और कोई पेड़ नहीं गिरेगा। ओह नो, देर वॉज अ नोट ऑफ डिफाइंस, अब ये जो उसका जो बोलने का तरीका था वो डिफाइंस था, डिसओबीडियंस, इसको अवज्ञा माना जा सकता है, ऑलमोस्ट कंटेम्प्ट, थोड़ा विरोध करने वाला था, इन हर वॉइस एज शी सेड द लास्ट वर्ड, मतलब कि जिस तरीके से उसने अपना अंतिम शब्द बोला था वो इस तरीके से लग रहा था कि वो अवज्ञा कर रही है अपने मालकिन की और या फिर उनका विरोध कर रही है। द बैरोनेस स्टेयर्ड एंग्रीली एट द ओल्ड वुमन, और जो बैरोनेस थी अपने उस बूढ़ी औरत को उसने जोर से घूरा।
यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द वन सैनोग्रेट लीजेंड। अब वो कहती कि तुम्हें ऐसा, मतलब वो व्यंग करते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही वन सैनोग्रेट्स के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में जानती हो। फ्रॉलिन स्मिथ फेरोलिन स्मिथ शी हैड शार्पली, मतलब कि वो उसका नाम लेते हुए कहती है और थोड़ा सा शार्पली, मतलब उसको तीखे स्वर में उसको व्यंग करते हुए बोलती है। आई डिड नॉट नो दैट फैमिली हिस्ट्रीज वर अमंग द सब्जेक्ट्स यू आर एक्सपर्ट इन। अब उसको व्यंग करते हुए कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम परिवारों की कहानियाँ, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में तुम एक्सपर्ट हो। द आंसर टू हर टॉन्ट वॉज इवन मोर अनएक्सपेक्टेड एंड एस्टोनिशिंग। लेकिन अब जो वो गवर्नेंस का जो आंसर था उस टॉन्ट के बदले में वो कुछ और ज़्यादा अप्रत्याशित था और ज़्यादा एस्टोनिशिंग था, मतलब कि आश्चर्य में डालने वाला था। आई एम अ वोन सैनोग्रेट्स माई सेल्फ सेड द ओल्ड वुमेन। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं खुद वोन सैनोग्रेट्स हूँ। दैट इज़ वाई आई नो द फैमिली हिस्ट्री, और इसी वजह से मुझे इस परिवार की कहानियाँ पता हैं। यू आर अ वोन सैनोग्रेट्स केम इन एन इनक्रेडुलस कोरस, और अचानक से उसकी आवाज़ सुन के, ये बात सुन के चारों तरफ से एक अप्रत्याशित, मतलब ना विश्वास करने वाला एक कोरस, यानी कि मिलकर लोग बोलते हैं। वेन वी बिकेम वेरी पुअर शी एक्सप्लेन। अब वो बताती है कि जब हम बहुत गरीब हो गए, एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव टीचिंग लेसन, तो मुझे दूर जाकर वहाँ पढ़ाना पड़ा, मतलब कोई ट्यूशन वगैरह लेना पड़ा। आई टुक अनदर नेम, मैंने अपना नाम बदल लिया। बट माई ग्रैंड फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कैस्टल। लेकिन बताती कि जो मेरे दादाजी थे उन्होंने अपने बचपन का बहुत ज़्यादा समय इस कैस्टल में, इस महल में बिताया है। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट इट, और मेरे जो पिता थे वो अक्सर मुझे इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताया करते थे। एंड ऑफकोर्स, और अवश्य ही, आई न्यू ऑल द फैमिली लीजेंड्स, और अवश्य मुझे ये पता है इस पूरे परिवार की जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। व्हेन वन हैज़ नथिंग लेफ्ट टू वन बट मेमोरीज, और जब किसी के पास, व्हेन वन हैज़ नथिंग, मतलब जब किसी के पास कुछ भी ना बचे, सिर्फ मेमोरीज़ के अलावा, यानी कि यादों के अलावा, वन गॉड्स एंड डस्ट देम विथ स्पेशल केयर, मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सिर्फ मेमोरीज बची हुई है, तो वो क्या करता है, उसकी रखवाली करता है, यानी कि उसको अपनी मेमोरीज को हमेशा ताज़ा रखता है और हमेशा उसको स्पेशल केयर के साथ उसे हमेशा तरोताज़ा किया रखता है, मतलब उस पर धूल झाड़ता रहता है। आई लिटिल थॉट व्हेन आई टुक सर्विस विथ यू दैट आई शुड वन डे कम विथ यू टू द ओल्ड होम ऑफ माई फैमिली। तो कहती कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मैंने आपकी सर्विस, यानी कि जब मैंने आपके यहाँ काम करना शुरू किया, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि दैट आई शुड वन डे कम, मतलब कि मैं एक दिन यहाँ आऊँगी विथ यू द ओल्ड होम ऑफ माई फैमिली, जो मेरे परिवार का पुराना घर था, मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। देयर वॉज साइलेंस वेन शी फिनिश स्पीकिंग, और वो जब अपना बात ख़त्म की तो वहाँ चारों तरफ चुप्पी हो चुकी थी, सब लोग चुप हो चुके थे। एंड देन द बैरोनेस टर्न द कन्वर्सेशन टू द अदर टॉपिक, और तभी बैरोनेस ने उस टॉपिक को, यानी कि जो मुद्दा चल रहा था बातचीत का, उसने तुरंत बदल दिया। बट आफ्टरवर्ड, लेकिन उसके बाद, व्हेन द ओल्ड गवर्नेंस हैड स्लिप्ड अवे क्वाइटली टू हर ड्यूटी, और जब वो गवर्नेंस चुपचाप से अपने काम के लिए, अपने काम था उसका, अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए चली गई, देयर अरोज अ क्लैमर ऑफ डिसबिलीफ, तो चारों तरफ वहाँ पे लाउड कंफ्यूज नॉइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज, मतलब कि आपस में जो कंफ्यूजन था और अविश्वास का, वो चारों तरफ फैल गया, मतलब चारों तरफ वो अविश्वास की बातें करने लगी, मतलब जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। इट वॉज एन इम्पार्टियंस स्नैप द बैरोन। अब जो कहती है इट वॉज एन इम्पार्टियंस, इम्पार्टियंस मतलब रूड डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब वो जो गवर्नेंस है उसके इस बिहेवियर से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, झल्लाते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अनादर करने वाला बात था। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, मतलब मुझे उसके एक शब्द पे भी विश्वास नहीं है। शी इज़ जस्ट स्मिथ एंड नथिंग मोर, मतलब वो सिर्फ एक स्मिथ है और वो कुछ भी नहीं है। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द peasants about the old Sarnogratz family and dug up their हिस्ट्री एंड देयर स्टोरी। अब वो बताती कि शी हैज़ बिन टॉकिंग, मतलब तो अक्सर वो यहाँ के किसानों से बात करती रहती है और शायद उसके ओल्ड सैनोग्रेट्स के बारे, उसके परिवार के बारे में बात करते करते उसने कुछ कहानियाँ निकाल ली हैं। आई सपोज
हर ग्रैंडफादर वॉज अ पेंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द शॉर्ट ऑफ द कैस्टल ही सिंगर्ड। सिंगर्ड मीन्स होता है थोड़ा सा लाख, मतलब कि उस पर व्यंग में हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। तो कहती मुझे ऐसा लगता है कि उसके पिता या उसके दादाजी सर्नोग्रेट्स फैमिली में पेंट्री बॉय हुआ करते रहे होंगे। दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी में बी ट्रू। हो सकता है कि ये जो कहानी का एक हिस्सा है वो शायद सही है। जैसे कि उसने कहा ना कि मेरे दादाजी ने बचपन में इस महल में बहुत ज़्यादा समय बिताया है, तो कहती कि ये जो पार्ट, कहानी का पार्ट है, शायद ये सही हो, क्योंकि उसके दादाजी हो सकता है यहाँ पे पेंट्री बॉय की तरह काम करते रहे हों। द मर्चेंट सेड नथिंग। अब जो व्यापारी था उसने कुछ भी नहीं बोला। ही हैड सीन टीयर्स इन द ओल्ड वुमेन्स आईज व्हेन शी स्पोक ऑफ गार्डिंग हर मेमोरीज। तो उसने देखा था कि जब वो अपने और जो वो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखों में उसने आंसू देखा था, जब अपने उस मेमोरीज, अपनी यादों की रखवाली और अपनी यादों की बात कर रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू था। आई शैल गिव हर नोटिस टू गो एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर, सेड द बेरनोस। अब वो जो बेरनोस है वो कहती है कि आई शैल गिव हर नोटिस टू गो एज सून एज द न्यू ईयर फेस्टिविटीज आर ओवर, यानी कि जैसे ही नए साल का जो उत्सव है वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं वहाँ से उसको यहाँ से जाने के लिए एक नोटिस दे दूँगी। टिल देन आई शैल टू बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर। और वो कहती कि तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहूँगी, क्योंकि उसके बिना अभी जो फेस्टिवल का सीज़न है वो काम करना मुश्किल होगा। But she had to manage without her all the same, for in the cold biting weather after Christmas. बट शी हैड टू मैनेज, लेकिन अब उसे ये मैनेज करना ही पड़ा विदाउट हर, उसके बिना। ऑल द सेम, जो उसने जितना भी उसने कहा था कि मतलब इस फेस्टिवल सीजन में जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हैं उसके बिना मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन उसे मैनेज करना पड़ा। फॉर इन द कोल्ड बाइटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के बाद बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल एंड केप्ट टू हर रूम। और वो जो बूढ़ी गवर्नेंस थी वो ठंड की वजह से बीमार पड़ गई और अपने रूम में ही रहने लगी। इट इज़ मोस्ट अनोइंग, सेड द बैरोनेस। अब जो बैरोनेस है कहती कि ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। एज हर गेस्ट सैट राउंड द फायर वन इवनिंग, जब उसके गेस्ट आग के आसपास एक शाम को बैठे हुए थे। ऑल द टाइम दैट शी हैड बीन विद अस आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल। अब वो बताती है कि जितने समय से वो हमारे साथ काम कर रही है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। आई कैन नॉट रिमेंबर मतलब मुझे याद मैं नहीं कर सकती कि कभी भी वो इस तरीके से इतनी गंभीर रूप से बीमार हुई है। टू इल टू गो अबाउट एंड डू हर वर्क, मतलब इतना ज़्यादा बीमार कि वो चल भी ना पाए और अपना काम भी ना कर पाए। आई मीन एंड नाउ, मतलब कि अब मेरा मतलब ये है, मेरी जो चिंता है। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल, जब मतलब कि जिस समय जब हमारे पास पूरे गेस्ट भरे हुए हैं। शी गोज एंड ब्रेक्स डाउन, मतलब वो यहाँ से चली गई है और ब्रेक्स डाउन मतलब अपने काम से उसने छुट्टी ले ली है। वन इज़ सॉरी फॉर हर, मतलब कहती कि एक तरफ मुझे उसके लिए दुख भी है। ऑफकोर्स अवश्य ही। शी लुक्स सो वेदर्ड एंड श्रंकन, मतलब कि वो बहुत ही पीली पड़ी हुई है और सिकड़ी हुई है, मतलब बहुत ही दुबली पतली हो गई है और बहुत ज़्यादा पीली पड़ चुकी है। बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खीस पैदा करने वाला, मतलब ये जो स्थिति मेरे सामने हुई है वो मुझे इरिटेट कर रही है। मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर्स वाइफ, और उसी में से एक बैंकर की जो पत्नी थी उसने भी कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। सिंपैथेटिकली, मतलब सहानुभूति दिखाते हुए। इट इज़ द कोल्ड आई एक्सपेक्ट, मतलब कि इट हैज़ बीन अनयूजली कोल्ड दिस ईयर, मतलब कि जितनी ठंड है वो बाकी और सालों से ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस साल। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, सेड द बैरनोस, और अवश्य ही वो बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ी भी है, बैरनोस ने कहा। वाई वैपी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। अब वो वैपी यानी कि अपने डॉग का नाम है, वो कहती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। द स्मॉल वुली लैप डॉग had leaped suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa। अब वो जो छोटा डॉग था जो वुली लैप डॉग, मतलब कि गोद में रहने वाला वुली लैप डॉग था, वो अचानक से गोद से अपने कुशन से जहाँ पे वो बैठा हुआ था अपने गद्दे से कूदता है एंड क्रेप्ट शिवरिंग, और वो कांपने लगता है और सोफे के अंदर घुस जाता है। एट द सेम मोमेंट एन आउटब्रस्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैस्टल यार्ड एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड येपिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण
एन आउटब्रस्ट मतलब एक जोर सा, आउटब्रस्ट मतलब कि बहुत जोर की आवाज़, अ सडन एंड लाउड अक्योरेंस मतलब कि अचानक से एक लाउड एंग्री बार की मतलब कि जोर से भौंकने के कुत्तों के, जो आसपास के कैस्टल यार्ड में जो उस महल में बहुत सारे कुत्ते थे उनके भौंकने की आवाज़ शुरू हो जाती है, लाउड वॉइस आने लगती है। एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड, और भी बाकी कुत्तों को भी हम लोग सुन सकते थे येपिंग मतलब चिल्लाते हुए, भौंकते हुए दूरी पर, यानी कि कुछ दूर पे और भी कुत्तों को भौंकते हुए चिल्लाते हम लोग सुन सकते थे। वॉट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आज द बैरन। अब बैरन ने कहा कि मतलब क्या है, मतलब ये जो जानवरों का चिल्लाना है वो कितना डिस्टर्बिंग है। एंड देन द ह्यूमंस लिसनिंग इंटेंसली हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन वाइनिंग हाउल राइजिंग एंड देन द ह्यूमंस, और तब इंसान लिसनिंग इंटेंसली मतलब कि मीनिंग मत होता है मेकिंग अ नॉइज दैट इज़ अ लॉन्ग एंड हाई, एंड तभी जो इंसान थे लिसनिंग इंटेंटली मतलब कि उन्होंने सुनना शुरू किया। हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन वाइनिंग हाउल मतलब कि एक लंबी रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, मतलब कि उन भेड़ियों के और की जो आवाज़ थी वो आने लगी, राइजिंग मतलब तेज़ होती रही। एंड फॉलिंग सीमिंग एट वन मोमेंट माइल्स अवे मतलब कि एक ऐसा लगा कि जो आवाज़ आ रही है वो एक मील की दूरी पर ही है। एट अदर्स टू कम फ्रॉम द फुट ऑफ द कैस्टल वॉल्स, और कुछ आवाज़ आई एट द अदर्स ऑफ कम मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता था कि वो जो आवाज़ आ रही है कुछ मील की दूरी से आ रही है, या कभी कभी ऐसा लगता था कि कैसल के जो महल की जो दीवार थी उसके एकदम ठीक नीचे से आ रही थी। ऑल द स्टेवर्ड सारे जो भी थे वो परेशान हो गए। कोल्ड मिजरी ऑफ अ फ्रोजन वर्ल्ड मतलब कि जो ये ठंड थी जो कि फ्रोजन पूरी दुनिया को जमा देने वाली ठंड थी। ब्लेंडेड विथ अदर फोरलैंड हंटिंग मेलोडीज टू विच वन कुड गिव नो नेम मतलब कि ब्लेंडेड जो आवाज़ आ रही थी वेरी अनहैप्पी मतलब एक कुछ सैड आवाज़, एक उदास सी आवाज़ आ रही थी चारों तरफ, जो ठंडी जो दुनिया थी उसमें मिलकर एक हंटिंग मेलोडीज मतलब कि एक शिकार करने, हंटिंग मीन्स होता है कि थोड़ी डरावनी जो संगीत गूंज रहा था जिसको कि हम कोई नाम नहीं दे सकते थे, मतलब एक भयानक एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। सीम कंसंट्रेटेड इन दैट वेलिंग क्राई मतलब ऐसा होता था कि चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है, हाउलिंग की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, वो चारों तरफ से माहौल को टेंस कर दे रहा था, तनाव पूर्ण कर दे रहा था। वो क्राइड द बैरन, बैरन बोलती है कि जो ये भेड़िए हैं वो चिल्ला रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स सेड द मर्चेंट, अब व्यापारी कहता है कि सैकड़ों भेड़िए चिल्ला रहे हैं। हु वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो कि एक कल्पना का मतलब कि जो ये व्यापारी था वो कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक व्यक्ति था, मतलब कि जो चीज़ों को कल्पना कर सकता था। मूव्ड बाई सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन मतलब कि आप किस वजह से वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो वहाँ से जाती है। द बैरोनस लेफ्ट हर गेस्ट, अपने गेस्ट मेहमानों को छोड़कर, एंड मेड हर वे टू द नैरो cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying years slip by. तो मूड बाई सम इम्पल्सेस विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन मतलब कि इस तरीके से वो अपने गेस्ट को वहाँ से छोड़कर जाती है, और अपने किस वजह से छोड़कर जाती है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। उसके अंदर एक ऐसी कोई सोच आती है जिसकी वजह से अपने गेस्ट को छोड़कर वो सीधे उस सकरी और जो चेयरलेस मतलब जो एकदम शोक वाला उदास जो कमरा था जहाँ पे ओल्ड गवर्नेंस लेटी हुई दिख रही थी, वॉचिंग द आर्स ऑफ दाइमत, जो जहाँ पे अपने मरने के समय का इंतज़ार कर रही थी, वो वहाँ पे जाती है। इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट मतलब कि इसके बावजूद कि जो विंटर नाइट था, ठंड मतलब एकदम काटती हुई ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। द विंडो स्टूड ओपन, जो खिड़की थी उसकी खुली हुई थी। विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स, विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स द बैरोनस रस्ट फॉरवर्ड टू क्लोज इट मतलब कि एक आश्चर्य करते हुए कि मतलब इस ठंड में भी उसने खिड़की खोली हुई है, वो दौड़कर वो जाती है खिड़की को बंद करने वाले। लीव इट ओपन सेड द ओल्ड वुमन इन वाइज दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस क्राइड एन एयर ऑफ कमांड सच एज द बैरोनस हैड नेवर हर्ड बिफोर फ्रॉम हर लिप्स। लिव इट ओपन सेट द वुड, उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे खुला ही रहने दो,
और जो आवाज़ आई फ्रॉम ऑल इट्स वीकनेस कैरी, मतलब कि उसकी सारी कमजोरी को उसने इकट्ठा करते हुए, मतलब कमजोरी के बावजूद उसने एक आवाज़ निकाली, एक उसने कमांड दिया, एन एयर ऑफ कमांड, मतलब कि उसने एक कमांडिंग वॉइस में उसने बोला कि उसे खिड़की को खुले रहने दो। और इस तरह की आवाज़ बैरनोस ने कभी भी उसके होठों से नहीं सुनी थी, मतलब इस तरीके की कमांडिंग वॉइस उसने उससे नहीं सुनी थी। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड, उसने कहा कि तुम ठंड से मर जाओगी। आई एम डाइंग इन एनी केस सेट द वॉइस, उस आवाज़ ने यानी कि उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं किसी भी तरीके से, आई एम डाइंग इन एनी केस, मतलब मैं तो वैसे भी किसी भी तरीके से मैं मरने वाली हूँ। एंड आई वॉन्ट टू हियर दिस देयर म्यूजिक, और कहती कि मैं उनकी संगीत को सुनना चाहती हूँ। दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूजिक ऑफ माई फैमिली, और कहती कि वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं मेरे परिवार का जो मृत्यु का संगीत है उसे मुझे सुनाने के लिए। इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम, मतलब ये बहुत ही सुंदर है कि वो यहाँ आए हैं। आई एम द लास्ट वुंड सैनोग्रेट्स दैट विल डाई इन आवर ओल्ड कैस्टल, वो कहती है कि मैं एक सबसे लास्ट वुंड सैनोग्रेट्स हूँ जो कि इस अपने पुराने महल में मरने वाली हूँ या मरूंगी। एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और वो कहती कि वो आए हैं मेरे लिए यहाँ गाना गाने के लिए। द क्राई ऑफ द वुल्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड अराउंड द कैस्टल वॉल्स, द क्राई ऑफ द वुल्स यानी कि जो भेड़ों का रोना था या हाउस था, रोज मतलब वो बढ़ता गया, एंड द स्टिल विंटर एयर, और जो ठंड जो विंटर की हवा थी यानी कि जो ठंड की जो हवा चल रही थी, फ्लोटेड राउंड द कैस्टल, यानी कि पूरे महल में चारों तरफ तैर रही थी वो आवाज़ और ठंडी हवा। द ओल्ड वुमेन ले बैक ऑन हर काउच विथ अ लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस, अब जो ओल्ड वुमेन थी अपने काउच पे अपने सोफे पे लेटी रही, विथ अ लुक ऑफ लॉन्ग, उसके चेहरे पे डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस, मतलब उसके चेहरे पे एक शोक, मतलब जो खुशी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब वो उदास उस सोफे पे लेटी रही। गो अवे सी सेड टू बैरोनेस, उसने कहा कि बैरोनेस से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आई एम नॉट लोनली एनी मोर, अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, मतलब एक बहुत ही महान फैमिली से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है। I think she is dying, said the Baroness when she had joined her guest. अब जब वो दोबारा अपने गेस्ट से रिज्वाइन करती है, अपने गेस्ट के पास आती है, तो बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मर रही है। I suppose we must send for a doctor. कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर बुलवा लेना चाहिए। And that terrible howling, और ये जो भयानक हाउलिंग है यानी कि भेड़ियों की चिल्लाने चीखने की आवाज़ है, not for much money would I have such डेथ म्यूजिक, मतलब ये कोई इसका वैल्यू नहीं है इस डेथ म्यूजिक को सुनने का है, इसके लिए पैसा देने की, नॉट फॉर मच मनी, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। दैट म्यूजिक इज़ नॉट बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेट कॉनरेड। दैट म्यूजिक इज़ नॉट टू बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेट कैनरोड कहता है कि ये जो म्यूजिक है किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ, वॉट इज दैट अदर साउंड आज द बैरन, अब हाँ मतलब कि अचानक से एक आवाज़ आती है और पूछती कि ये कैसा साउंड है। बैरन ने पूछा। एज अ नॉइस ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड, मतलब कि एक स्प्लिटिंग मतलब किसी चीज़ के टूटने और किसी चीज़ के क्रैश करने की मतलब एक धमाके की आवाज़ सुना जा सकता था। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क, अब वो क्या था कि एक पेड़ पार्क में गिरा था। देर वॉज अ मोमेंट ऑफ कंस्ट्रेन साइलेंस, देर वॉज कंस्ट्रेन मतलब देर वॉज अ मोमेंट, मतलब वो एक ऐसा क्षण था जहाँ पे जो चुप्पी थी वो बहुत ज़्यादा तनाव भरी थी, बहुत ही अनईजी थी। एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक, और तभी जो बैंकर की पत्नी है वो बोलती है। इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्री, मतलब यहाँ पे पेड़ टूटता है, फिर से वो जो बैंकर की पत्नी है वो समझाती है, मतलब एक्सप्लेन करती है ये ठंड की वजह से पेड़ों का जो टूटना है वो हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्स आउट इन सच नंबर्स, और वो कहती है कि ये ठंड ही है कि इतने भारी मात्रा में वो जो भेड़ियों को यहाँ तक लेकर आया है।
The Baroness eagerly agreed that the occult was responsible for these things. अब बैरोनेस भी बहुत सी उत्साहित होकर eagerly मतलब कि बहुत ज़्यादा इस बात से सहमत होती है कि जो ठंड ही है इन सारी चीज़ों जो भी घटनाएं हो रही हैं, वुल्फ्स के आने का, उनके हाउल करने का, पेड़ के गिरने का, ये सब उसके लिए जिम्मेदार हैं. इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो, मतलब ये वो ठंड ही था जो खिड़की से जो ठंड आ रही थी उसकी वजह ही था, वही यही वजह था कि विच कॉज द ओल्ड फ्रॉलियन हर्ट्स फेल्योर, मतलब कि वो ठंड की वजह थी, जो खिड़की खुली हुई थी उसकी जो ठंड थी उसकी ही वजह थी कि जो ओल्ड फ्रॉलियन थी उसकी हार्ट फेल्योर हो गया था, यानी कि उसका हार्ट फेल हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी. बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक्ड वेरी वेल, लेकिन उस जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपा था, जो समाचार आया था वो उसे अच्छा लग रहा था. क्या था? ऑन दिसंबर 29 द कैस्टल सैनोग्रेड्स डाइड. अमेलिया वोन सैनोग्रेड्स फॉर मैनी ईयर्स द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरोन एंड बैरोनेस ग्रूबेल. अब यहाँ पे जो समाचार पेपर में छपा वो था कि दिसंबर 29 को कैस्टल सैनोग्रेड्स यानी कि सैनोग्रेड्स के महल में डाइड अमेलिया वोन सैनोग्रेड्स, मतलब कि अमेलिया सैनोग्रेड्स की मृत्यु हो जाती है. फॉर मेनी ईयर, जो कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से वैल्यूड फ्रेंड मतलब कि बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं बैरन और बैरनस ग्रूबेल के. तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि किस तरीके से ये जो स्टोरी थी, जो सैनोग्रेड्स की और वुल्स से संबंधित कहानी थी, किस तरीके से थोड़ी सुपर नेचुरल भी लग रही थी, किस तरीके से एक सैनोग्रेड्स के मरने पे किस तरीके से भेड़िए आते हैं और उसको उस पर हाउल करते हैं, उसकी मृत्यु पे कैसे पेड़ टूटता है. लेकिन वहाँ की जो बैरोनेस थी वो और जो बैंकर्स की वाइफ थी उसकी इन कहानियों को मानने को तैयार नहीं होते. फिर भी हम लोगों ने इस कहानी को एंजॉय किया एंड आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विद अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.